आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, जिस प्रकार फुटबॉल के गेम में खिलाड़ी बॉल को एक से दूसरी तरफ भेजते रहते हैं, इसी प्रकार समायोजन के तीसरे चरण के खेल में बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापकों को इधर से उधर खेला जा रहा है उनके द्वारा। साथियों, कल हमने एक बात की थी मथुरा की जिला विस्तृत शिक्षा अधिकारी के आदेश के बारे में, जिसके बताया गया था कि जो भी कनिष्ठ होंगे जूनियर, उनका समायोजन किया जाएगा। आज हम बात करेंगे महाराजगंज के बीएसए के आदेश के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि क्या से छात्र रेशियो होना चाहिए, संविलियन विद्यालयों में किस तरीके से ज्येष्ठता निर्धारण होगा, इस सब के बारे में। बिना देरी किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, साथी जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद महाराजगंज। सूच्य है कि शासनादेश संख्या दिनांक 14 नवंबर 2025 तथा बेसिक शिक्षा निदेशक के शासनादेश पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक 16 नवंबर 2025 के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु सरप्लस शिक्षकों से शून्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में से किसी विद्यालय का विकल्प प्राप्त करने का हेतु कार्यक्रम निम्नवत है। यहाँ पर दिया है कि आपका जो भी शून्य जो हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर विकल्प भरवाने का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने साफ दे दिया है कि विकल्प भरवाने का ऑप्शन इनके हिसाब से विकल्प तो भरवाए जाएंगे। ये हमारा समय व दिनांक है। इन्होंने 26 दिसंबर 2025 को 10 बजे से 12 बजे तक विद्यालय का विकल्प भरने तो वरीयता सबसे पहले दिव्यांग महिला पुरुष, उसके बाद समस्त महिला और फिर उसके बाद समस्त पुरुष, ये उन्होंने रखा है वरीयता का क्रम। प्रतिभागियों का विवरण शिक्षक विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय आवंटन हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालय के सरप्लस सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की काउंसलिंग 26 तारीख को और फिर 29 तारीख को वही सर्वप्रथम दिव्यांग महिला पुरुष, फिर समस्त महिला समस्त पुरुष, इस क्रम में काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षक विहीन व एकल प्राथमिक विद्यालय के आवंटन हेतु प्राथमिक विद्यालय के सरप्लस अध्यापकों की काउंसलिंग। अब नीचे चलते हैं, इन्होंने नियम क्या रखे हैं। उक्त निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर ससमय उपस्थित न होने पर अथवा विद्यालय विकल्प न दिए जाने पर समस्त सरप्लस अध्यापक अध्यापिकाओं का विद्यालय आवंटन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अध्यापक अध्यापिका का होगा। इन्होंने कहा है कि जो भी सरप्लस अध्यापक है वो अगर उपस्थित नहीं होते काउंसलिंग में या फिर अपना विकल्प नहीं भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका नहीं किया जाएगा। तब उस कंडीशन में जो भी समिति होगी जनपद स्तर पर उसके द्वारा अपनी मर्जी से कर दिया जाएगा और जिसका समस्त उत्तरदायित्व अध्यापक अध्यापिका का स्वयं का होगा। सरप्लस अध्यापक अध्यापिका वाले विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। संलग्न सूची में अंकित अपने अपने विकास क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं में से विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक का वरिष्ठतम अध्यापक का चयन कर उनकी सूची नीचे अंकित प्रारूप पर अधोषाचार्य के कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराते हुए इन अध्यापक अध्यापिकाओं को उपरोक्त निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें। इन्होंने कहा है कि जो सरप्लस वाले विद्यालय हैं वहाँ से वरिष्ठतम अध्यापक का चयन कर, साफ लिखा है वरिष्ठतम अध्यापक, इनके हिसाब से वरिष्ठतम अध्यापक को आपको चुनना है और एक सूची के हिसाब से इनको निर्देशों के द्वारा अवगत करा देना है। यदि एक विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक सरप्लस हो रहे हैं तो विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों में से सरप्लस की संख्या के अनुसार वरिष्ठता क्रम में उन अध्यापकों को उपरोक्त अनुसार विकल्प प्राप्त कराने हेतु निर्देशित करें। उन्होंने कहा है अगर एक से ज़्यादा अध्यापक सरप्लस हैं तो उनकी वरिष्ठता के क्रम में और विकल्प भरवाए जाएंगे। इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है वरिष्ठता के में सबसे पहले सबसे वरिष्ठ को, फिर उसके बाद उनके जूनियर को इस तरीके से चुना जाएगा और उसमें भी विकल्प लिए जाएंगे, बिना विकल्प के कोई नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है अगर किसी सरप्लस वाले विद्यालय से वरिष्ठ शिक्षक के स्थान पर कोई कनिष्ठ शिक्षक अध्यापक अध्यापिका स्वेच्छा से आवश्यकता वाले विद्यालय में जाना चाहता है तो वरिष्ठ
अध्यापक से अपनी आपसी सहमति का प्रमाण पत्र लेकर विद्यालय का विकल्प प्राप्त करेंगे। इन्होंने ये ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर कोई सरप्लस वाला विद्यालय है जहाँ से वरिष्ठतम अध्यापक नहीं जाना चाहता, उनका जूनियर कनिष्ठ अध्यापक जाना चाहता है, तो वो आपसी सहमति पत्र उनसे लिखवा कर उसके बाद वो काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं और वो अपना विकल्प भर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि अगर प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ऐसे अध्यापक जिनकी 58 साल या 59-60 साल हो गए, वो सरप्लस में आ रहे हैं, उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्व कर दी है कि जिसको नहीं जाना है वो अपने जूनियर को वहाँ भेज सकते हैं आपसी सहमति पत्र के अनुसार। तो जो भी वरिष्ठतम हमारे उम्र के हिसाब से अध्यापक हैं, उनको समस्या थी, वो समस्या का सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो अगला पॉइंट है दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति उक्त काउंसलिंग के साथ लाएंगे। दिव्यांग प्रमाण जो अध्यापक हैं वो अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र साथ लेकर आएंगे। सरप्लस शिक्षक शिक्षिका में से किसी अध्यापक अध्यापिका को उक्त तिथि में किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा। जब काउंसलिंग होगी तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा। अगर वो अवकाश पर जाते हैं तो फिर उनको काउंसलिंग में एब्सेंट मान के उनको समिति द्वारा कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अध्यापक अध्यापिका की स्वयं की होगी। किसी भी सरप्लस अध्यापक अध्यापिका के प्रतिस्थानी को विकल्प प्राप्त कराने का अधिकार नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि कोई अगर उनके स्थान पर कोई दूसरा आता है तो उनको विकल्प प्राप्त कराने का अधिकार नहीं होगा, उनको स्वयं ही वहां पर पहुंचना पड़ेगा। सरप्लस अध्यापक अध्यापिका में से कोई अध्यापक अध्यापिका किसी असाध्य रोग से ग्रसित है तो उससे संबंधित पर्याप्त साक्ष्य होने पर उसके स्थान पर वरिष्ठता क्रम में उस अध्यापक से कनिष्ठ अध्यापक अध्यापिका को सरप्लस सूची में लिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि कोई अध्यापक असाध्य रोग से ग्रस्त है तो अपना सर्टिफिकेट जमा कराएं और उसके बाद उनसे जो कनिष्ठ होगा अध्यापक अध्यापिका उसको काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। उनको परेशान नहीं किया जाएगा कि आपको दूसरी जगह जाना ही है। तो साथियों, इस तरीके से महाराजगंज में बहुत ही सही तरीके से आदेश जारी किया गया है, लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं छात्र रेशियो के बारे में। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 अध्यापक होंगे, चाहे अपने इस विद्यालय में कितने भी शिक्षक छात्र क्यों ना हो। उसके बाद 60 से ऊपर आपके जाएंगे 90 तक 3 अध्यापक, 90 से 120 4 अध्यापक और 120 से 150 तक 5 अध्यापक सहायक और उसके ऊपर एक सहायक प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक इस तरीके से चलेंगे। साथ ही शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सरप्लस की सूची तैयार की जाएगी। साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया गया कि इस तरीके से महाराजगंज में एक अलग ही आदेश जारी कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।